हेलो एवरीवन, आपको जो लास्ट वीडियो मिली थी वो आपको टैक्स रिफॉर्म तक मिली थी, यानी कि टैक्स का मीनिंग आपको बता देता है। लेकिन हम फिर से यहीं से टैक्स रिफॉर्म से मैं बताती हूँ, क्योंकि इसके बाद ही आपको टू टाइप्स उसके समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम टैक्स रिफॉर्म। टैक्स के बारे में आप सभी को पता होगा, जो हम पे करते हैं ना टैक्स रिफॉर्म, कि हमारा जो टैक्स है होता है वो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू टाइप से पे करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे टैक्सेस में क्या क्या बताया गया है। Tax reform refer to reform in government taxation and public expenditure policy which are collectivity known as its fiscal policy। ठीक है, कि हमारा जो कर सुधार है, टैक्स रिफॉर्म है, वो रेफर करता है किसको? हमारी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट टैक्सेशन को, यानी कि सरकारी कराधान को, एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, जो हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी कि जो हमारे सार्वजनिक एक्सपेंसेस होते हैं, सार्वजनिक व्यय होते हैं, उन नीतियों में सुधार के लिए हम ये टैक्सेस को पे करते हैं, जिन्हें हम सामूहिक रूप से एक राजकोषीय नीति के रूप में कलेक्ट करते हैं, जिसको हम फेडरल पॉलिसीज बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो टैक्सेस हमारे टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। कहीं ना कहीं हम सभी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस को पे भी करते हैं। ठीक है, चलिए डायरेक्ट टैक्सेस देखते हैं। Consist of taxes on income of individual as well as profit of business enterprises। ठीक है, कि हमारी जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो व्यक्तियों की आय पर कर के साथ साथ जो हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेज होते हैं उनके भी प्रॉफिट के लिए, उनको भी अगर उनको प्रॉफिट होता है तो उनको भी डायरेक्ट टैक्सेस पे करना पड़ता है। और हमारा जो डायरेक्ट टैक्स होता है ये व्यक्तिगत आय पर लगाया जाता है, यानी कि इंडिविजुअल हमारी इनकम पर लगता है, एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस ऑन प्रॉफिट ऑफ कंपनी। और जो कंपनियों को प्रॉफिट होता है, जो कंपनियां जितना भी प्रॉफिट अर्न करती हैं वो भी टैक्सेस पे करती हैं, और वो टैक्स हमारा कॉर्पोरेट टैक्स कहलाता है। ठीक है, और वो कॉर्पोरेट टैक्स भी हमारा डायरेक्ट टैक्स के अंडर में ही आता है। तो डायरेक्ट टैक्सेस हमारा इंडिविजुअली लगता है, देन कंपनियां अगर अपनी प्रॉफिट पर टैक्सेस पे करती हैं तो वो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स होता है, और वो कॉर्पोरेट टैक्स भी हमारा डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे होते हैं, क्या होते हैं? ठीक है, रेफर टू दोज टैक्स विच अफेक्ट द इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन्स थ्रू देयर कंजप्शंस एंड एक्सपेंडिचर। कि भाई हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो किस पर दिए जाते हैं, कि वो किस पर हमारा इफेक्ट डालते हैं? इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन, कि भाई व्यक्तियों की आय और एसेट्स को, हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उस पर कहीं ना कहीं इफेक्ट डालते हैं। Indirect taxes are generally imposed on goods and services। तो indirect taxes वैसे जनरली किस पर लगाया जाता है? गुड्स एंड सर्विसेज पर, है ना। तो जो हम गुड्स को परचेज करते हैं, जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड होती है, तो कहीं ना कहीं उन पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाया जाता है। फॉर सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, वैट, ये सभी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी में आपके कुछ रिफॉर्म बताए गए हैं, थोड़े से 2 या 3 ही रिफॉर्म है जिनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, या जिनमें कुछ कमियां थी वो चीज़ें उनमें कुछ रिफॉर्म कर दी जाए, उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर दी जाए। ठीक है, द मेजर टैक्स रिफॉर्म मेड आर रिडक्शन इन टैक्स, यानी कि कर में कमी करना, कि भाई जितने भी टैक्सेस थे उनको कुछ रिड्यूस कर दिया गया, उनमें कुछ रिडक्शन कर दिया गया। ठीक है, सेकंड आता है हमारा रिफॉर्म इन डायरेक्ट टैक्सेस, जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनमें कुछ ना कुछ सुधार कर दिया गया, उनमें कुछ ना कुछ रिफॉर्म कर दिए गए हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस, यानी कि हमारी जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया, उसमें सिंप्लीफिकेशन कर दिया गया, कि हमारी प्रक्रिया का जो कार्य है वो बहुत ही सरलीकरण तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये तो हमारी बात थी टैक्सेस की। टैक्सेस हमारे टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस हमारे इंडिविजुअल इनकम पर लगाए जाते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस हम कहीं ना कहीं पे करते हैं। हम कोई गुड्स को परचेज कर रहे हैं, या हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, कहीं ना कहीं उस पर टैक्सेस को कट कर तब वो हमें पे किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके टैक्सेस के बारे में। अब बात करते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि विदेशी मुद्रा सुधार। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा सुधार में हमारे क्या क्या चीज़ें आती हैं, चलिए वो पढ़ते हैं। द इम्पोर्टेंट रिफॉर्म मेड इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर, कि भाई विदेशी मुद्रा बाजार के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं।
फर्स्ट आता है हमारा डेवल्यूशंस ऑफ रुपीज, डिवैल्यूएशंस ऑफ रुपीज, ठीक है, यानी कि रुपए का अवमूल्यन, रुपए को घटा देना। जिस तरह से हमारे हम रिडक्शन करते हैं कि कमी कर देना, उसी तरह से हमने यहाँ पर डिवैल्यूएशंस कर दिया है। किस चीज़ का? रुपीज़ का, ठीक है, हमने रुपीज़ का डिवैल्यूएशंस कर दिया है। तो हमारा अवमूल्यन, इसका मतलब होता है रुपए का अवमूल्यन कर देना। अब अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? अवमूल्यन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है यानी कि घरेलू मुद्रा है, उसके मूल्य में कमी कर देना और भुगतान यानी कि हमारा जो पेमेंट होता है, पेमेंट के बैलेंस को इक्वल रखने के लिए, यानी कि हम अपना जो बैलेंस है हमारा वो बिल्कुल सही तरीके से रहे। तो यहाँ पर क्या करा, जो हमारी मुद्रा थी उसके मूल्य में कमी कर दी गई है, ठीक है। और किसने करी है? गवर्नमेंट ने, क्योंकि यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म की, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मार्केट डिटरमाइनेशंस ऑफ एक्सचेंज रेट। मार्केट डिटरमाइनेशन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि विनिमय दर का बाजार निर्धारण करना। एक्सचेंज रेट यानी कि विनिमय दर, और मार्केट डिटरमाइनेशन यानी कि हमें जो मार्केट का डिटरमाइनेशन करना है, हमें उसका निर्धारण करना है। तो गवर्नमेंट ने रुपए के मूल्य को तो कम करा ही करा, लेकिन उसको कंट्रोल में करने को भी एक फ्री दे दिया कि भाई हमें जो करना है, सरकार ने रुपए के मूल्य को नियंत्रित करने से मुक्त कर दिया कि भाई उस पर कंट्रोल करने के लिए उसको फ्री कर दिया कि हमारा जो पैसा होगा वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में हमारा क्या कहा है कि एक्सचेंज रेट को उसने कंट्रोल करना है, ठीक है। ये थे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, ठीक है। अब बात करते हैं हम ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म की। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मैंने बताया था व्यापार और निवेश नीति, ठीक है। तो बिफोर 1991 अ लॉट ऑफ restrictions were imposed on import to protect the domestic industries, ठीक है। कि भाई हमारे 1991 से, बिफोर 1991, तो 1991 से पहले अ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शन यानी कि जो घरेलू उद्योग की जो सुरक्षा थी, वर इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, कि भाई उन पर जो भी इम्पोर्ट कर रहे थे हम, उन पर बहुत सारी रोक लगाए गए थे कि हमारा माल यहाँ नहीं जा सकता, हम अपने गुड्स को इम्पोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ये सारे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस थे बिफोर 1991 से पहले। तो उनमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ ना कुछ रिफॉर्म किए गए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या रिफॉर्म है। द रिफॉर्म इन the reform in the trade and investment policy were initiated, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि भाई व्यापार और निवेश नीति में भी जो रिफॉर्म किए गए हैं उनकी शुरुआत की गई थी। फर्स्ट आता है हमारा टू इंक्रीज द इंटरनेशनल कंपिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। कि भाई जो हमारा औद्योगिक उत्पादन है, इंटरनेशनल कंपिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो हमारा औद्योगिक उत्पादन है उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए, भाई हमारा जो औद्योगिक इंडस्ट्रियाँ, जो हमारी इंडस्ट्रियाँ, उनका जो प्रोडक्शन है ना, वो इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ाने के लिए कि हम उनसे कंपटीशन कर सके, तो हमने उसमें क्या करा, उनको बढ़ा दिया, उनको इंक्रीज कर दिया, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड आता है हमारा टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी इनटू द इकोनॉमी, कि भाई जो हमारी टेक्नोलॉजी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसकी अर्थव्यवस्था को हमने क्या करा, बढ़ा दिया कि अर्थव्यवस्था में, हमारी इकोनॉमी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, ठीक है। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। टू प्रमोट एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्री एंड अडेप्शंस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि हमारे जो लोकल इंडस्ट्री है, जो हमारी स्थानीय लोगों की दक्षता है, उसको बढ़ावा देने के लिए हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ रिफॉर्म थे जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में किए गए हैं। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई गई कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे हमारे, कुछ वो भी इंक्लूड किए गए हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म इंक्लूड, है ना। तो कुछ महत्वपूर्ण व्यापार और निवेश नीति सुधार शामिल किए गए हैं। फर्स्ट आता है हमारा रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। आयात और निर्यात पर
मात्रात्मक क्वांटिटेटिव प्रतिबंध लगाना, यानी कि उन पर एक लिमिट के अकॉर्डिंग प्रतिबंध लगाया गया है, एक लिमिट के अकॉर्डिंग रोक लगाई गई है। ठीक है। सेकंड आता है हमारा रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, कि भाई हमारे निर्यात कर्तव्य जो है, हमारे जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है हमने उसको हटा दिया गया है। थर्ड आता है हमारा रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटी, कि भाई जो हम रिड्यूस्ड कर रहे हैं, हम अपने आयात ड्यूटी को कम कर रहे हैं, हम उसको रिड्यूस्ड कर रहे हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा रिलैक्सेशंस इन इम्पोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम, यानी कि हमारा जो लाइसेंसिंग सिस्टम है उसमें हमें कुछ ना कुछ रिलैक्स मिल गया, कुछ ना कुछ छूट मिल गई। ठीक है। तो ये हमारे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म थे, वो इंक्लूड किए गए हैं, आपके ये सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है। ये थे हमारे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इम्पोर्टेंट रिफॉर्म। ठीक है बच्चों। चलिए अब बात करते हैं हम, हमारा टॉपिक आता है, अभी तक हम लिबरलाइजेशन पढ़ रहे थे, है ना। अब हमारा जो टॉपिक आता है वो टॉपिक है हमारा प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमारा प्राइवेटाइजेशन क्या है। प्राइवेटाइजेशन को हम बोलते हैं निजीकरण। ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर टू ऑनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज टू द एंटरप्रेन्योर इन द प्राइवेट सेक्टर, कि भाई हमारा जो प्राइवेटाइजेशन है उसका जो मीनिंग निकलता है वो ये है कि निजी क्षेत्र में, यानी कि ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, कि निजी क्षेत्र में उद्यमियों को स्वामित्व, ऑनरशिप स्वामित्व होता है और मैनेजमेंट हमारा प्रबंध होता है ना, तो उन पर कंट्रोल करना। ठीक है। कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द एंटरप्रेन्योर इन द प्राइवेट सेक्टर, कि भाई जो हमारे पब्लिक सेक्टर है, सार्वजनिक क्षेत्र है, उनके उद्यमियों पर भी, एंटरप्रेन्योर होता है कि हमने एक छोटा सा अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, भले ही वो छोटी सी शॉप ही क्यों ना हो, मीन्स अगर वो हमारा बिजनेस है तो हम उसके एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे। ठीक है। तो उन पर भी कंट्रोल करना। ठीक है। ये बात थी हमारी किसकी, प्राइवेटाइजेशन की। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा है। प्राइवेटाइजेशन इम्प्लाई ग्रेटर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री। यहाँ पर कहा इन्होंने कि हमारा जो प्राइवेटाइजेशन है वो जो इम्प्लाई करता है वो देश की औद्योगिक गतिविधियों, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि हमारी जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, हम जितना भी वर्क करते हैं इन प्राइवेट सेक्टर, तो उसमें उसकी रोल है। तो प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री, कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी का प्राइवेट सेक्टर में एक पूरी तरह से रोल है, निजी क्षेत्र में अधिक भूमिका है। ओवर द ईयर Indian government has diluted its stake in several public enterprises including IPCL, IBP, मारुति उद्योग ETC, कि भाई यहाँ पर क्या था कि जिस वर्ष हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा था, IPCL, IBP और मारुति उद्योग को लॉन्च किया था, तो वो एक क्या कहता है, वो एक ये था कि सर्वल पब्लिक एंटरप्राइजेस में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा दिया था। अभी यहाँ पर आया ना कि डाइल्यूटेड इट्स स्टेक, तो इसका मतलब होता है कि हिस्सेदारी बढ़ा देना। तो हमारी गवर्नमेंट ने जिस ईयर ये सब चीज़ें लॉन्च की थी उस समय ही सर्वल पब्लिक एंटरप्राइजेस के थ्रू इन सभी को इंक्लूड कर दिया था, इन सभी में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा दिया था। ठीक है बच्चों। तो ये सब चीज़ें थी हमारी प्राइवेटाइजेशन में। अब देखते हैं प्राइवेटाइजेशन में क्या क्या बताया गया है। प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन इन 2 वे, कि भाई हमारा जो निजीकरण है, हमारा जो प्राइवेटाइजेशन है वो 2 वे में किया जाता है। फर्स्ट आता है हमारा ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर, कि भाई हमारा जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है, यानी कि सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के स्वामित्व, कि भाई गवर्नमेंट कंपनियां हमारी जो है, या गवर्नमेंट फील्ड हमारा जो है, उनकी कंपनियों के ऑनरशिप और उनकी कंपनियों का मैनेजमेंट वो एक निजी क्षेत्र में ट्रांसफ़र कर देते, कि हमारी कुछ कंपनियां जैसे पहले गवर्नमेंट थी अब वो प्राइवेट सेक्टर में डाल दी जाए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट आता है हमारा प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी,
ये जो PSU लिखा है इसका मतलब है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी, कि इक्विटी के हिस्सों को बेचकर, यानी कि इक्विटी का जो पार्ट है हमारा उसको बेचकर पब्लिक सेक्टर में अपने बिजनेस को या अपने प्राइवेटाइजेशंस को बढ़ाना, कि अपना जो हमारा जो इक्विटी पार्ट है उसको हम सेल कर दें, और उसको सेल करने के साथ साथ हम पब्लिक सेक्टर में अपना एक बिजनेस, अपना एक एंटरप्राइजेस प्राइवेटाइजेशंस के साथ जोड़ दें, ठीक है। ये बात थी हमारी किसमें, 2 वेज में इन्होंने बताया है, किसको, प्राइवेटाइजेशन में, ठीक है बच्चों। ये सारा आपका जो था ये प्राइवेटाइजेशंस का एक पार्ट था। अब बात करते हैं हम ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण, ठीक है। लिबरलाइजेशन बताया था, प्राइवेटाइजेशन बताया था, और अब बात करते हैं हम ग्लोबलाइजेशन की, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स integrated the national economy with the world economy through removal of barrier on international trade and capital movement, ठीक है। कि हमारा जो भाई भूमंडलीकरण या हमारा जो वैश्वीकरण का अर्थ निकलता है वो आपको बताया ना, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और हमारे जो इसमें पूंजी आंदोलन किए जाते हैं, यानी कि नेशनल इकोनॉमी से इंटीग्रेटेड द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर, कि भाई हमारे जो ये बैरियर आते हैं इन बैरियर को हटाने के लिए हमें नेशनल इकोनॉमी और हमारी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसको कंबाइंड करना पड़ेगा, तभी ग्लोबलाइजेशन को अच्छे से रिफॉर्म कर सकते हैं, तभी ग्लोबलाइजेशन में अच्छा कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत करना, और नेशनल इकोनॉमी यानी कि हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था विद द वर्ल्ड इकोनॉमी यानी कि हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय होती है, इंटरनेशनल लेवल पर, या हमारी सांसारिक जो अर्थव्यवस्था होती है, तो उन दोनों को हमें विश्व अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना, ठीक है। हमारा यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो किस तरह से है। तो ग्लोबलाइजेशन इज द आउटकम ऑफ द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, कि भाई जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है वो हमारा किस किस का पार्ट है। ग्लोबलाइजेशन इज द आउटकम ऑफ द पॉलिसी, कि हमारा वैश्वीकरण जो है वो आउटकम है किस किस का, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, यानी कि इन दोनों की पॉलिसीज का एक रिजल्ट है, ठीक है। आउटकम है वो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का आउटकम है क्या, ग्लोबलाइजेशन, कि वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों का परिणाम है, रिजल्ट है, आउटकम है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था। सेकंड पॉइंट आता है हमारा, ग्लोबलाइजेशन इज जनरली अंडरस्टूड to mean integrations of the economy of the country with the world economy, ठीक है। कि यहाँ पर क्या है भी, ग्लोबलाइजेशन जो है जर्नली देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ क्या करना है, हमें एक साथ एकीकरण को समझा जाता है। वही सेम चीज़ जो ऊपर बताई गई है हमारी इस डेफिनेशन में, वही चीज़ इन्होंने इस पॉइंट में रख दी कि हमें क्या करना है, हमें समझना है कि हमारे जो इंटीग्रेशन है वो वर्ल्ड इकोनॉमी और हमारी नेशनल इकोनॉमी को कंबाइंड करना है, इंटीग्रेटेड करना है। तो हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें हमें क्या करना है, हमारी इंटरनेशनल ट्रेड और हमारे जो कैपिटल्स मूवमेंट हैं उनमें जो बैरियर्स आते हैं उन बैरियर्स को रिमूव करना है, और उन बैरियर्स को रिमूव करने के साथ साथ हमें नेशनल इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी को एक साथ करना है। तो ये हमारा ग्लोबलाइजेशन, अगर हम ये कर सकते हैं तो हमारी ग्लोबलाइजेशंस भी बहुत अच्छी हो सकती है। और इन दोनों के लिए हमें पहले लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशंस को अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। आज आपको ग्लोबलाइजेशन तक बता दिया गया है, आपको नोट्स पहले मिल गए थे, सभी अपने नोट्स को अच्छे से रिटर्न डाउन कंप्लीट कर लें और ये वीडियो अच्छे से समझने की कोशिश करें, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको बताया गया है, आपको एक एक टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो प्लीज़ आप इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू।